हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनाइट स्टडी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है कि फॉर्मूला छोड़ा है ना नोट्स छोड़ा है, कुछ भी ऐसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारा इसमें लिख दिया है। रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। अगर आप चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले करंट होता है। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आई इज टू क्यू बाई टी। क्यू गुलाम हो गया चार्ज की यूनिट, टाइम की सेकंड हो गई तो इसकी यूनिट गुलाम पर सेकंड हो गई। गुलाम पर सेकंड को अपन एम्पियर कहते हैं, वो उसकी एसआई यूनिट होती है करंट की। करंट की सीजीएस यूनिट होती है स्टेट एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होगा? 1 गुलाम पर सेकंड। अगर करंट कांस्टेंट है तो Q इज टू आई टी। चार्ज क्या हो जाएगा? करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर करंट फंक्शन है टाइम का तो चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज करंट का इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो चार्ज निकल के आएगा। नीचे लिख रखी है लाइन, इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद द टाइम एंड एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ आई टी ग्राफ रिप्रेजेंट टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम इंटरवल। करंट का टाइम के साथ इंटरवल इंटीग्रेशन या फिर आई टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे हम अपन, तो उसके अपने को चार्ज निकाल के देगा उस टाइम इंटरवल का। करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? करंट फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता है, और जिस साइड पॉजिटिव करते हैं उसी साइड में करंट फ्लो करता है। अब चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आयंस होते हैं केवल। अब ये होता है कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, और डीसी को एसी के अंदर इन्वर्टर। जो अपन ऐसे होम में देखते हैं अपने रेगुलर यूज, इन्वर्टर लगाते हैं, वो डायरेक्ट करंट बैटरी करंट को वो होम सप्लाई एसी में चेंज करता है। अब एक अगला कंसेप्ट है कि क्यू चार्ज है वो वी स्पीड से, वी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, आर रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका करंट क्या होगा उसके? तो करंट क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी है तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया? आर रेडियस में 2 पाई आर उसका सरकमफेरेंस, और वी स्पीड होगी। तो आई क्या हो गया? क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। वी बाई आर को ओमेगा लिख दिया उसने, तो क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और उसको ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। तो वहाँ से ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू एफ रख दी, तो आई की वैल्यू क्यू एफ भी आ गई। तो और ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या आपको पता है? साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज बोलते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब आता है कि एवरेज करंट क्या होता है। एवरेज करंट की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज करंट क्या होता है? टोटल फ्लो चार्ज अपॉन टोटल टेकन टाइम, ये एवरेज करंट होता है। एवरेज करंट का मतलब साइड में इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में भी लिख रखा है कि आई डी टी का इंटीग्रेशन T1 लिमिट से T2 और उसका डिवाइड डी टी का इंटीग्रेशन T1 से T2। अब आता है नेक्स्ट टर्म चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया फ्लो करता है। जो परपेंडिकुलर एरिया से जो करंट निकली उसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। उसकी यूनिट क्या होगी? करंट की एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर यूनिट होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। इसमें एरिया परपेंडिकुलर वाला लेना है। अब करंट क्या हो गया? आई इज टू जे डॉट ए। तो जे डॉट ए जे ए कोस थीटा। जे वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन होती है जे की। और अब आती है थर्मल स्पीड वी टी। थर्मल स्पीड का फॉर्मूला वी टी √3 kT/m होता है। रूम टेम्परेचर पे थर्मल स्पीड का ऑर्डर 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये थर्मल स्पीड का ऑर्डर है रूम टेम्परेचर पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? λ1 से। तो λ1 प्लस λ2 ये सक्सेसिव इसकी डिस्टेंस है, और कितने कोलिजन की इसने उसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास मीन फ्री पाथ आ जाएगा। ये टर्म है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती जैसे, पर अपने को ध्यान रखना है कि कोई पूछ ले तो
ये अपन बता सकेंगे इसको आसानी से। एन का डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए। और अब नेक्स्ट टर्म है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इसको टो से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है लैम्डा बार अपॉन वी टी थर्मल स्पीड है। और ये आप याद रखना टाइम ऑफ रिलैक्सेशन केवल ये इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे इसका वेरिएशन कैसे आता है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टो क्या होगा, टो डिक्रीज हो रहा है। ये इसका रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन नीट के, बोर्ड एग्जाम्स के और भी कंपटीशन एग्जाम के आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक ये ध्यान रखना होगा अपने को इम्पोर्टेंट। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्मॉल ई कैपिटल ई टो बाई एम। अब फिर वो रिलेशन आ गया, मैं बोला था वो टो वाला। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टो डिक्रीज होगा। अब टो डिक्रीज होगा तो इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। टो डिक्रीज हो रहा है तो इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये इसका रिलेशन था। अब आ रहा है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड आई एंड वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनका रिलेशन क्या है कि आई इज टू एन ए वी डी, ये इसका रिलेशन है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई ए एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब रिलेशन क्या होता है, नेक्स्ट है जे, उसमें करंट डेंसिटी में और चार्ज डेंसिटी में और इसके अंदर कंडक्टिविटी में। तो इसका या तो सीधा याद रख लो, ये बॉक्स के अंदर लिख रखा है जे इज टू सिग्मा ई, ये रिलेशन। और ये कैसे आया, आई इज टू एन ई ए वी डी ऊपर रिलेशन था, उसको आई ए को नीचे लाए, आई बाई ए इज टू एन ई वी डी हो गया। अब वी डी की वैल्यू पुट कर दी तो जो इसमें ई को निकाल के जो बचा एन स्क्वायर टो बाई एम, इसको सिग्मा कहते हैं अपन। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी यहाँ कंडक्टिविटी की, एन स्क्वायर टो बाई एम। अब सिग्मा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल के अंदर। क्यों, सिग्मा क्या होगा, ये ऊपर आया ना, इसकी वैल्यू एन स्क्वायर टो बाई एम। तो टो है इसके अंदर तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नंबर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। अब ये नीचे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये 4 एलिमेंट है, इनका ऑर्डर ये याद रख लेना, पूछ ही लेता है कई बार। एजी का सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर का, फिर गोल्ड का और फिर एल्यूमिनियम का। अब आता है कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिवाइड करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से तो अपने पास मोबिलिटी निकल के आएगी। तो डिवाइड कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कैपिटल ई कट जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो म्यू इक्वल्स टू स्मॉल ई टो बाई एम आ जाएगा। अब ओम्स लॉ आ रहा है। ओम्स लॉ क्या आता है, ये सबको पता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ओके, स्टेटमेंट आ जाता है सेशन की ओम्स लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, पर ये गलत है। अब ओमिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ओमिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओमिक सब्सटेंस की ग्राफ दिखा रखी है मैंने आई और वी के वर्सेस में, तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, और नॉन ओमिक में एक कर्व सा हो रहा है बैंड। और इसके अंदर ओमिक सब्सटेंस मेटेलिक वाले होते हैं और नॉन ओमिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो नॉन ओमिक होते हैं। अब आ रहा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आई। और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, रो एल अपॉन ए भी होता है। और रो रजिस्टिविटी है और सिग्मा कंडक्टिविटी है, इनका रिलेशन होता है इन्वर्सली का उल्टा, सिग्मा इज टू 1 अपॉन रो और रो इज टू 1 अपॉन सिग्मा, एक ही बात है। यूनिट क्या होगी इसकी रेजिस्टेंस की, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम कहते हैं, और रजिस्टिविटी की ओम इंटू मीटर। अब आता है कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस है वो जी से डिनोट करा, वो 1/r होती है, इन्वर्स होती है किसकी, रेजिस्टेंस की। उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, महो, साइमन, और इसकी डायमेंशनल यूनिट है m-1 l-2 T3A2। ये जो मैं नोट्स बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक वे में बनाए हुए हैं। आप इनको नोट कर लेना आराम से, पहले वीडियो पूरी देखना, मैं समझा देता हूँ इनको, और वीडियो पूरी देख के आप अपने हिसाब से पूरे नोट्स लिख लेना। और बहुत ही रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए मैंने। अब आ रहा है नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन ज्योमेट्री ऑफ करंट कैरिंग वायर। रेजिस्टेंस की क्या डिपेंडेंसी है ज्योमेट्री पे, करंट कैरिंग वायर पे। तो आर इज टू रो एल अपॉन ए होता है। एल क्या होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है जिस लेंस में, उसको एल मानेंगे अपन, जो एल, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। अब नेक्स्ट आ रहा है कि ये नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इफ़ टू रोड्स, रो 1 और रो 2 है, लेंथ एल है, और ये कनेक्टेड है, कि अगर पहला है सीरीज में तो इसका रो इक्विवेलेंट क्या आएगा, रो 1 प्लस रो 2/2। पैरेलल में आएगा 2 रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रो 2। अगर
कंडक्टिविटी में बात करेंगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो पैरेलल का है वो सीरीज में जाएगा और सीरीज का पैरेलल में जाएगा। अब आराम से देख रहे हो। अब आ रहा है कि इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ वायर बाय स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब ये रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये इसका रिलेशन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। रेडियस है आर यहाँ पे, तो ए एरिया में डबल हो गई ना रेडियस। अब परसेंटेज नीचे चेंज लिखा हुआ है नीचे। परसेंटेज चेंज क्या होता है, ये वैसे नॉर्मल फॉर्मूला सबको पता होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज होता है, पर किसी का भी परसेंटेज चेंज निकाले तो। और नीचे एक लिख रखा है कि स्मॉल परसेंटेज चेंज के लिए लगभग 4 से 5% के लिए अपन कैसे इसको सोल्व करेंगे परसेंटेज चेंज के लिए। अगर आपने अपने को ऐसा रिलेशन दिया हुआ है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x⁴n है और अपने को y में परसेंटेज चेंज निकालना, तो अपन इसको n को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा x/x से, जो इसमें चेंज है उसको पावर को नीचे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करने की जरूरत नहीं होती, लगभग 4 से 5% में। अब आ रहा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये रिलेशन है रो नोट इज गोस टू रो थीटा इज गोस टू रो नोट 1 प्लस अल्फा थीटा, एक ये रिलेशन, और एक आर नोट इज गोस टू आर थीटा इज गोस टू आर नोट 1 प्लस अल्फा थीटा, ये इसकी डिपेंडेंसी है। आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। आर थीटा क्या है, रेजिस्टेंस है थीटा डिग्री सेल्सियस पे। थीटा यहाँ पे टेम्परेचर, इसको डिग्री सेल्सियस में लेना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि थीटा हमेशा डिग्री सेल्सियस में लेंगे, थीटा को हमेशा डिग्री सेल्सियस में लेंगे। यहाँ पे सिग्मा अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये 1 डिग्री से होगा 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अल्फ़ा थीटा है ना ऊपर रिलेशन में 1 प्लस अल्फ़ा थीटा, तो अल्फ़ा 1 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस और थीटा क्या डिग्री सेल्सियस, तो ये कट जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट इन दोनों की इक्वल हो जाएगी। डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट होगा ये। अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट साइड में दिखा रखा है कि कंडक्टर का क्या होता है, सेमीकंडक्टर का क्या होता है और इंसुलेटर का क्या होता है। कंडक्टर की मैं बात करूँ इसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, तो इसका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया तो इट मीन्स कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और जैसे डिक्रीज होगा वैसे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। और सेमीकंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, उसमें जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और इंसुलेटर के केस में नेग्लिजिबल होता है नेगेटिव इंसुलेटर में। अब आ रहा है कि नीचे आ रहा है कि लाइन लिख रखी है, व्हेन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बिकम 0 देन कंडक्टर गेट कन्वर्टेड इन सुपर कंडक्टर। अगर जब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 0 हो जाए तो वो कंडक्टर है वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर कंडक्टिविटी किसने ऑब्जर्व की थी, ये की थी कैमर्लिंग ओन्स ने, किसके अंदर, मरकरी के अंदर। और उन्होंने नीचे कई टेम्परेचर भी लिख रखे हैं मैंने कि मरकरी का क्या है, लेड का क्या है, कॉपर का क्या है, जिस टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ था। ये आप ध्यान रख सकते हो, इसको याद करने की जितनी केवल ये याद रखना, मरकरी में बताया था इसने, कैमर्लिंग ओन्स ने, सुपर कंडक्टिविटी का। अब आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 + R2 + R3। और अगर n रेजिस्टेंस अपन सीरीज में ऐड कर रखे हैं तो इक्विवेलेंट क्या होगा, n टाइम्स ऑफ R। इसमें करंट सेम होता है तो जो वोल्टेज का रेशियो है, पोटेंशियल का रेशियो इसमें रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पोटेंशियल सेम होता है पैरेलल में और करंट डिफरेंट। अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, R/n, और इसका एक्सप्रेशन है 1/R। इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें वोल्टेज सेम होता है तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा, जो करंट का रेशियो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इस रिलेशन को अपन ध्यान रखेंगे। अब आ रहा है कि एक सेम पोटेंशियल पॉइंट टेक्निक आती है जो अपन पढ़ते हैं। इस टेक्निक में सोल्व करने का एक मैंने तरीका ऐसे सेटअप बना रखा है कि
अगर भूल जाए बच्चे तो कैसे इसको रिमेंबर कर सकें। इसमें अपन सबसे पहले एक ईच एंड एवरी जंक्शन को नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देके जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट है ना, उनको एक साइड कलेक्ट करेंगे और दूसरे एक साइड, और उनके बीच में अब जैसे जैसे वो रजिस्टर ऐड हुए हैं उस हिसाब से अपन उसमें कि पैरेलल में तो पैरेलल का लगा देंगे कॉम्बिनेशन का, सीरीज का सीरीज से, तो उससे अपन इक्विवेलेंट उसका निकाल लेंगे। अब आ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इज जीरो। जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट होते हैं ना, उनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो होता है। और यही कैपेसिटर के केस में इनफाइनाइट होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिया कैपेसिटर का भी, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो जाए कि उसमें क्या था। इसमें तो मैंने एक साथ लिख दिया, इसको अपन आराम से ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटेंस के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होगा और उसमें सेम पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो होगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4, इस कंडीशन में बैलेंस होगा इक्वल होने पर। अब आ रहा है किर्चॉफ लॉ क्या होता है। किर्चॉफ के 2 लॉ थे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किर्चॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं उसे, और किर्चॉफ जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। इस लॉ के अंदर ये क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है फर्स्ट लॉ। अब इस केस में अपन कैसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट टुवर्ड्स द जंक्शन को इक्वल करना है इलेक्ट्रिक करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन। जो जंक्शन से दूर जा रहा है करंट और टुवर्ड्स दोनों को इक्वल कर देंगे। अब नीचे की पोटेंशियल एट जंक्शन पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने दिखा रखा है कि 3 वायर है, उसमें रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं R1 R2 R3 को। इसका पॉइंट का रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल है V0, और इनको तीनों के V1 V2 V3 दिखा रखे हैं, करंट दिखा रखे हैं। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो I1 + I2 की करंट कंजर्वेशन से, तो इसकी लास्ट में वैल्यू V0 निकल के आती है। ये बॉक्स में मैंने दिखा रखा है कि V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 अपॉन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब आ रहा है कि कैपेसिटर के केस में V0 क्या होगा। ये मैंने फिर एक से कंपेयर कर दिया कि कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस वाले में क्या की रिलेशन है। इसका होगा C1 + C2 + C3 C1 V1 + C2 V2 + C3 V3/C1 + C2 + C3। ये इसका कॉमन पोटेंशियल होगा, जंक्शन पे इसका पोटेंशियल होगा। अब आ रहा है सेकंड लॉ क्या है किर्चॉफ का। किर्चॉफ का सेकंड लॉ क्या है, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं उसे, और लूप लॉ कहते हैं। ये किस पे बेस है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलिमेंट इज को जीरो। इस लॉ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो करना है अपने को। अब ये मैंने दिखा रखा है रजिस्टर के केस में क्या होता है, और ये रजिस्टर के केस में है, ये कैपेसिटर के केस में है, और ये बैटरी के लिए। अब इसके अंदर करंट अपने पास लेफ़्ट टू राइट, हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा है। तो इसमें जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो V क्या था IR, ये पोटेंशियल ये -IR हो गया, डिक्रीज हो रहा है। इसके अंदर भी सेकंड कैपेसिटर के केस में भी हाई टू लो जा रहा है तो -Q/C, Q = CV होता है तो V = Q/C हो जाएगा। और बैटरी केस के अंदर अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टर्मिनल की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, और हाई से लो जा रहा है तो नेगेटिव। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल का सेटअप दे रखा है कि E इसके अंदर वोल्टेज है बैटरी का, और R इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। और अभी डिवाइस क्या काम आता है, ये अपने को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सेल। E क्या है, EMF है सेल का, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, V क्या है, जो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल आया है, TPD बोलते हैं जिसको, कि इसके अक्रॉस क्या इसके वोल्टेज आया है, इसको TPD बोलते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट EMF ऑफ सेल, E से डिनोट करें उसको। EMF क्या होता है, इफ देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू देम। अगर कोई भी करंट पास नहीं करे तो ये पहला केस है सेल का, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल हो जाएगा सेल का, VA - VB किसके इक्वल हो गया, EMF के इक्वल। अब दूसरा है TPD का केस। TPD में ये है कि अगर व्हेन करंट, केस फर्स्ट है व्हेन करंट इज विड्रॉन फ्रॉम सेल, इट मीन्स ये डिस्चार्ज हो रहा है सेल। तो डिस्चार्जिंग के केस में अपन
सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो बैटरी से करंट विड्रॉ हो रहा है। अब इस केस में अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ए टू बी लेफ्ट से राइट लगा दो या राइट से लेफ्ट लगा दो, आंसर एक ही आना है। वो होता है कि इस लास्ट में टीपीडी क्या निकल गया था अपने पास, V इजगल्स टू ई माइनस आई आर। तो इसमें इस केस में क्या होगा कि ई माइनस आई आर, तो ई से EMF से कुछ घट रहा है, टीपीडी कम हो गया, तो टीपीडी लेस देन EMF होगा। अगर करंट सेल को दिया जा रही है, मतलब चार्जिंग के केस में मैं बता दूं कि आपको V इजगल्स टू ई प्लस आई आर होगा। तो इट मीन्स ये कुछ ऐड हो रहा है EMF में, तो टीपीडी ज़्यादा आ रही है EMF से, कि चार्जिंग के केस में। अब थर्ड केस है कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। अगर सेल ओपन सर्किट में है तो ओपन सर्किट में केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और करंट जीरो, ओपन सर्किट में करंट जीरो, तो VA माइनस VB इक्वल टू EMF के इक्वल हो जाएगा। तो टीपीडी ओपन सर्किट में क्या होगी, EMF के इक्वल। अगर सेल शॉर्ट सर्किट है तो रेजिस्टेंस जीरो, तो VA माइनस VB ये भी जीरो हो जाएगा। अब नया है कि नीचे वैन करंट विड्रॉ फ्रॉम सेल से अगर करंट विड्रॉ कर रहा है तो इसका वो फिगर ऊपर वो केस फर्स्ट था ना, वो एक सेटअप दिखा रखा था, वो ये अपने को पता है करंट क्या होता है V/R। तो V क्या था वहाँ पे EMF E, और R क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक बाहर वाला रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R, तो R प्लस स्मॉल r, ये सीरीज में तो दोनों ऐड होके आएंगे। अब V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, इसको ग्राफ प्लॉट कर रखी है V और I के अंदर। तो इसके अंदर 2 पॉइंट है, अगर ओपन सर्किट दिखा रखा है ग्राफ में और एक है शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट कब होगा, जब करंट जीरो, और शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब पोटेंशियल जीरो, शॉर्ट सर्किट में केस में। तो ये दोनों दिखा रखे हैं। अब ये दिखा रखा है कि V इक्वल्स टू E, ये कहाँ से लिखा रिलेशन, और एक ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को अपन देखते हैं। V क्या होता है IR, तो I क्या लिखा हुआ ऊपर लिखा है, ये I लिखा हुआ है यहाँ पे, ये I दिखाया हुआ है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। V इक्वल्स टू आई आर, तो वैल्यू पुट कर देंगे I की, तो ये अपने पास V निकल के आ गया। अब E को नीचे ले आएंगे तो V/E क्या हो जाएगा, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि एक बात ध्यान रखना, वीडियो ज़रूर थोड़ी लॉन्ग जाएगी लगभग, तो आप बोर मत होना, आप एक बार पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आपके पास बहुत ही शानदार नोट्स आएंगी, बहुत ही अच्छे हैं ये। आपको वैसे पता चल गया होगा कि मतलब एक एक चीज़ बता रखी है इसके अंदर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल करने के लिए, और बहुत ही शानदार तरीके से बनाए ये। आप एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखना, फिर आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो ये देख लेना, वीडियो पॉज कर करके आप इनको नोट कर लेना। अब आ रहा है कि अब जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। अब आ रहा है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये लोड रेजिस्टेंस होता है कि करंट I इज टू E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वो पहले रिलेशन बताया मैंने पहले। और पावर क्या होती है, वॉट अपॉन टाइम, इसकी यूनिट। और नीचे अब ये डायरेक्ट देख लो, इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड बाई सेल क्या होगा, P इज टू VI, V को IR लिख देंगे तो I²R, उसको V² अपॉन R भी लिख सकते हैं। फॉर मैक्सिमम पावर के केस में स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा, उस केस में मैक्सिमम पावर अपने को मिलेगी। वो क्या होगी मैक्सिमम पावर, I²R है तो I की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे अपन, E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो अपने पास ये निकल के आएगा। अब Pmax का फॉर्मूला अपने पास दिखा रखा है यहाँ पे, E² अपॉन 4 स्मॉल r, E² अपॉन 4 कैपिटल R, ये मैक्सिमम पावर का केस हो गया। अब आ रहा है नेक्स्ट नोट है कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन में R क्या लेना अपने को, R किसके इक्वल लेना है, जैसे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर R, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या लेना है, एक्सक्लूडिंग R, जिसको R को छोड़ के लेना है, तभी मैक्सिमम पावर अपने पास निकल गया है, R को इंक्लूड नहीं करना है। अब आ रहा है एफिशिएंसी क्या होती है इलेक्ट्रिक सेल की, नीटा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, VI आउटपुट मिला अपने को, EI इनपुट है, VI होता है पावर, इंटू 100 कर दिया, तो ये अपने पास एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी क्या होगी, V अपॉन E इंटू 100, V की वैल्यू पुट कर दी इसने, और यहाँ से अपने पास ये। अब आइडियल सेल के अंदर केस में क्या होता है कि स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो 0 मानेंगे तो इसकी एफिशिएंसी R0 पुट करेंगे, एफिशिएंसी 100% निकल के आ रही है। आइडियल के केस में ये वैसे होती नहीं 100%। अब वोट आवर एफिशिएंसी क्या होती है, ये वो आउटपुट का वोल्ट इंटू एम्पीयर इंटू हावर और डिवाइड बाई वोल्ट इंटू एम्पीयर इंटू आवर इनपुट का इन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये तो वोट आवर एफिशिएंसी आ जाएगी।
अब इलेक्ट्रिक सेल के कॉम्बिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल का कॉम्बिनेशन में पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस केस में सारे सेल सीरीज के अंदर जुड़े हुए हैं। तो अब इसके अंदर अपन पहले सेल के ईएमएफ का इक्विवेलेंट निकालेंगे अलग, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसमें टोटल अपन आराम से इसको एक एक को सोल्व करके फिर अपने करंट की वैल्यू निकाल दें। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ई नेट निकालेंगे एक बार पहले। ईएमएफ सारे सीरीज में तो सारे ऐड होंगे, E1 प्लस E2। आर नेट रेजिस्टेंस भी सारे सीरीज में, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ये भी ऐड होंगे। अब आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसका पूरे का, ये सारे सीरीज में और आर भी सीरीज में, तो सारे कैपिटल आर प्लस आर नेट हो जाएगा। तो आई इज टू ई नेट अपॉन कैपिटल आर प्लस आर नेट हो जाएगा। अगर सारे आइडेंटिकल सेल यूज़ किए तो उस केस में आई क्या होगा, आई इज टू एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, आर अपॉन एन, आर एन रेजिस्टेंस एन हो गया। अब आ रहा है नीचे एक डायग्राम दे रखा है, ये सेटअप है। इसके अंदर क्या है, एक सेल सेकंड वाला सेल है ना, ये इसकी पोलैरिटी अपोजिट है। तो अपोजिट पोलैरिटी के केस में ई नेट क्या होगा, नेट ईएमएफ। इसके अंदर नेट ईएमएफ अपने पास E1 माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये दिखा रखा है, ये नीचे फॉर्मूला दिखा रखा है। ये E2 को क्या लिख रखा है, अपोजिट पोलैरिटी में ओनली ई डिपेंड करता है पोलैरिटी पे, ये तो अपने को पता ही है। इफ़ n identical cells are connected in series such that p cells out of them are with opposite polarity। अगर n सेल सीरीज में कनेक्ट कर दिए, उसमें से p है जो अपोजिट पोलैरिटी से हैं, तो ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या होगा, n माइनस 2p इंटू ई। n टोटल सेल्स थी, उसमें से p अपोजिट पोलैरिटी से, तो ई क्या हो गया नेट n माइनस 2p इंटू ई, ये डायरेक्ट अपने पास ई नेट आ जाएगा। आर नेट क्या होगा, एन आर होगा, वो तो ई क्या ईएमएफ सेल है, और आर इंटरनल रेजिस्टेंस, पी नंबर ऑफ सेल विद अपोजिट पोलैरिटी, ये आपको पता ही है। अब आ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में ई नेट क्या होता है, ई सारे पैरेलल में तो ई के इक्वल होगा, आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर नेट होगा। आर नेट यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर नेट, ये 1/r1 प्लस 1/r2, ये अपने पास आर नेट होगा। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, ई अपन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई एन। नॉन आइडेंटिकल के केस में भी ई नेट क्या होगा, E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3, अब डिवाइड बाय 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये नॉन आइडेंटिकल के केस में हो गया। अब बात करते हैं अपन, दो सेल हैं, अगर उनकी इफ़ टू नॉन आइडेंटिकल सेल हैं आर इन पैरेलल विद सेम पोलैरिटी, उनकी पोलैरिटी सेम साइड है दोनों की, तो उस केस में ई नेट क्या होगा, उस केस में E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 ई नेट होगा। आर नेट तो अपने को पता है पैरेलल के अंदर क्या होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब दूसरा है कि इफ़ टू आइडेंटिकल सेल आर इन पैरेलल विद अपोजिट पोलैरिटी, वो सेम पोलैरिटी में थे, अब अपोजिट पोलैरिटी की बात करते हैं, तो इस केस में ई नेट होगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, आर नेट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब आता है मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन के केस में m सेल्स हैं टोटल ईच रो में सेल, और m इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, तो उस केस में n रो है इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो अपने पास इक्विवेलेंट m ही हो गया इस डायग्राम में देखना, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एम आर अपॉन एन हो गया। इस केस में आई क्या हो गया, आई हो गया एम ई अपॉन आर प्लस एम आर अपॉन स्मॉल एन। आप अपने आप कॉपी में जो समझ में नहीं आ रहा उसको अपने कॉपी में आराम से समझाना, क्योंकि मैं बहुत मतलब बड़ा नहीं हो जाए इससे आपको समझा नहीं पाऊँगा ऐसे लिख लिख के, तो आप आराम से सोल्व करोगे। आपने कोई डाउट है तो वहाँ सोल्व करोगे, आपके पास आराम से इक्वेशन निकल के आ जाएगा, एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। अब मिक्स में आपको दिक्कत हो रही है, आप आराम से समझ के करोगे ना, आराम से आ जाएगा ये। अभी इसमें लिख रखा है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस क्या होगी, उसके इसमें आर क्या होगा, एम आर अपॉन एन। एम क्या है, नंबर ऑफ सेल इन ईच रो, और एन क्या है, नंबर ऑफ रो, आर लोड रेजिस्टेंस है। अब रिलेशन दे रखा है नीचे के मैक्सिमम सेफ करंट और करंट ऑफ फ्यूज वायर इट्स रेडियस में, तो आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ये रिलेशन है, सीधा पूछेगा आपको। और व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस का दिखा रखा है ये, पी बाई क्यू नॉट इक्वल टू आर बाई एस अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच में। तो इस केस में अगर पी बाई क्यू लेस है आर बाई एस से, तो पी बाई क्यू लेस है, तो इस ब्रिज में इन करंट किधर से किधर फ्लो होगा, बी टू डी, जिस साइड कम है उस साइड से हाई की साइड जाएगा। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा हो गया, करंट बी टू डी जा रहा है तो पोटेंशियल बी पे हाई होगा और डी पे कम होगा। अगर
उल्टा हो जाए तो उस केस के अंदर पी बाई क्यू का ज़्यादा है तो करंट डी टू बी जाएगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल वी डी का ज़्यादा हो गया। अब अगर इम्बेलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है WSB, तो उसको सोल्व करने के लिए अपन KVL यूज़ करेंगे, और डायरेक्ट मेथड में नीचे मैंने दिखा रखे कि मेथड है कि अपन ठीक इसका मतलब सोल्व हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। आप एक बार उसको ओपन सर्किट मान के कर लो और एक बार शॉर्ट सर्किट मान के कर लो, आंसर उनके अप्रोक्स बीच वाला ही आंसर उसमें आएगा। सोल्व किया है ना, दोनों के अप्रोक्स आए हैं लगभग, तो उसमें बीच वाला आंसर माना जाता है, ये कि डायरेक्ट मेथड है। अब आ रहा है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, ये नल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। 1 मीटर वायर होती है इसके अंदर ही, वो किसकी बनी होती है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन की यूरेका। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस एल से लेंथ से बैलेंस होता है, और दूसरा 100 माइनस एल, क्योंकि 1 मीटर का होता है तो 100 सेंटीमीटर है, और दूसरा इसका R/L और इस गोस टू S/100 माइनस एल। दूसरा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये करंट की डायरेक्शन मेजर करता है, और स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज को मेजर करता है। करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिवीजन होता है। अब इस केस में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपने को एक ही कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना कि वोल्टेज VG इज गोस टू IG इंटू RG। IG क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम सेव करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं उसे। VG जो पोटेंशियल है गैल्वेनोमीटर का, वो किसके इक्वल हो गया, IG इंटू RG, सिंपल। अब आ रहा है एमीटर। एमीटर क्या है, एमीटर लार्ज करंट मेजर करने के लिए बनाया गया है, वो किससे बनाया गया, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के अगर रेजिस्टेंस स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर देंगे तो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको शंट बोलते हैं, शंटिंग। अब नीचे ये एमीटर दिखाया है, एस जोड़ दिया ना पैरेलल में। अब इसमें एक कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग। इसमें पोटेंशियल अक्रॉस शंट किसके इक्वल करना है, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अगर आई करंट आ रही तो IG गैल्वेनोमीटर में गई और I माइनस IG शंट के पास आ गई, तो ये रिलेशन लगाएंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से S भी निकल के आ गया, IG RG 1 - 1 I माइनस IG। अब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या हो गया, एमीटर दोनों में ये देखो S और RG पैरेलल में है, तो पैरेलल के अंदर S इंटू RG अपॉन S प्लस RG। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है I है N टाइम्स ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट है, तो डायरेक्ट S निकाल सकते हैं, अपने S निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये इस रिलेशन, और ये भी R एम्पियर हो एम्पियर का भी हो एमीटर का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर N टाइम्स दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0 होता है। अब आता है कि if any shunt is used then connect in parallel with previous। अगर और शंट यूज कर रही है, ऐसे बोलना है सर, उसको अपन कहाँ कनेक्ट करेंगे, और शंट कर रहे तो प्रीवियस वाले के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही कंसेप्ट लगा कि अब वोल्टमीटर आ रहा है, ये लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। इसके अंदर इस केस में अपने को एक याद रखना है, वी क्या होगा, I इंटू आर। तो यहाँ पे आर है ना, अपने को इक्विवेलेंट नहीं रहा है, क्योंकि दो है ना इसके, एक सीरीज में जोड़ दिया तो RG प्लस RH हो जाएगा। यहाँ से अब अपने पास ये निकल के आ गया RH की वैल्यू, ये याद रखना। अब आ रहा है कि वोल्टेज इनका कंपेयर कर रहा है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस का कंपैरिजन की वोल्ट मीटर में क्या और गैल्वेनोमीटर में क्या है और एमीटर में क्या रिलेशन है, इनमें सबसे ज़्यादा किसका होता है और कम किस में होता है। ये वोल्ट मीटर में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि सीरीज के अंदर दोनों ऐड होके आ रहे हैं, गैल्वेनोमीटर में अकेला और रेजिस्टेंस एमीटर में पैरेलल में, तो वो लिस्ट आएगा सबसे। अगर इसमें भी वोल्टेज N टाइम्स दे रखी है गैल्वेनोमीटर की, तो डायरेक्ट RH और V निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियल वोल्टमीटर का, इनफाइनाइट। और पोटेंशियोमीटर क्या होता है कि ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, विड्रॉ नहीं करता। अब इसके अंदर पहली टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसकी वोल्ट पर मीटर हो गई यूनिट। ये सेटअप दिखा रखा है, इस सेटअप के अंदर आपको पास आई पूछा नहीं, आई दिखा रखा है, ये आई क्या है, ये आई क्या होता है V/R। V क्या है यहाँ पे, EMF E अपॉन R इक्वलेंट। R इक्वलेंट एक तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, RH रियोस्टेट वाला, RW है वायर वाला रेजिस्टेंस, तो ये तीनों सीरीज में है तो ऐड होके आ गए। VAB क्या होगा IR, तो I इंटू RW वायर का, AB वायर की लेंथ, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया फाई VAB अपॉन L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। VAB को IRW और यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दी हो, ये I वाली ये, और ये वैल्यू पुट करने पास आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया पोटेंशियोमीटर। अब आ रहा है कि
ये ऊपर ऊपर लिख रखा है। सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट की इन्वर्सली होती है, और सेंसिटिविटी ये डिपेंड करती है प्राइमरी सर्किट में। अब ये पोटेंशियोमीटर के कई रिलेशन आते हैं कि ईएमएफ को कंपेयर करो, ये पहला ये इसका लेंथ L1 मेजर है हुआ, दूसरा L2 हो, तो ये रिलेशन दे रखा है सीधा, आपको याद रखना, आपको रिवाइज करना है बस। यहाँ तो E1/E2 = L1/L2, और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है दूसरे केस में, तो L1 - L2/L2 × R। अगर पहले की ओपन थी तो L1 आई थी लेंथ, दोबारा की क्लोज की तो L2 आई थी, उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना वो, तो L1 L2 सीधा याद रख लेना, कम ज़्यादा माइनस कम करना अपने को, ठीक है। अब है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करूँ तो P क्या होगा? VI पावर, V को IR लिख के I²R V²/R हो गया। अब H/T पावर, उसको VI I²R V²/R, इसको H क्या होगा? VIT, T से मल्टीप्लाई होगा हीट में, I²RT और V²/R × T। हीट की यूनिट क्या है? जूल। कैलोरी प्रैक्टिकल यूनिट है। बल्ब का केस आ गया। अब बल्ब के अंदर PR उसकी रेटेड वोल्टेज पावर है, और रेटेड वोल्टेज है VR। V क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। अब P क्या होता है? V²/R। R क्या हो गया? V²/P। अगर ये इधर केस दिया है 3, इस केस में है ये 3, इन 3 केस में अपन अगर अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा हो गई तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगर अप्लाइड वोल्टेज इससे कम है वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से, तो बल्ब ग्लो करेगा, और दोनों इक्वल हो गई तो मैक्सिमम पावर से बल्ब ग्लो करेगा। अब आ रहा है कि इफ़ इन सीरीज लेस रेटिंग बल्ब ग्लो मोर, एंड इन पैरेलल ग्रेटर पावर रेटिंग बल्ब ग्लो मोर। सीरीज के अंदर जो लेस पावर रेटिंग वाला बल्ब है वो सबसे तेज़ ग्लो करेगा, और पैरेलल में जो सबसे ज़्यादा पावर रेटिंग वाला है वो सबसे तेज़ ग्लो करेगा। अब यही वो कॉम्बिनेशन हो गया बल्ब का N × मतलब कि पैरेलल के अंदर नेट पावर क्या हो जाएगी? N × P, और सीरीज में P/N हो जाएगी। अब ये लास्ट में मैंने 2 चीज़ दिखा रखी है ना, ये हीटर के केस में कि सीरीज़ में क्या होगा, तो अगर ये इतने टाइम पे बॉईल कर रहा है, दूसरा इतने पे कर रहा है, तो इसको इनको सीरीज में ऐड कर देंगे तो कितने टाइम पे बॉईल करेगा वो हीटर, तो T1 + T2 हो जाएगा सीरीज में, और पैरेलल के अंदर T1 T2/T1 + T2। तो यहाँ पे अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट नोट्स बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म कर दिए। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।